हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग डिजिटल। और कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो गाइस, जो आज का टॉपिक है ना, टाइप ऑफ हेल्थ असेसमेंट, ये टॉपिक हमें इजी लगता है, हम लोगों को पता भी है, लेकिन फिर भी हमारा क्वेश्चन इसमें गलत हो जाता है। तो इसमें इजीली मैं आपको समझाती हूँ इसके बारे में, टाइप हेल्थ असेसमेंट के बारे में, और उसके बाद ना आपका क्लियर हो जाएगा, कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। सो एंड तक बने रहिएगा। सो टाइप ऑफ हेल्थ असेसमेंट, टाइप ऑफ हेल्थ असेसमेंट में देखो 4 टाइप्स के हेल्थ असेसमेंट के 4 टाइप्स हैं। इनिशियल और कॉम्प्रिहेंसिव, प्रॉब्लम फोकस, इमरजेंसी और टाइम लैप्स। ओके, तो जो फर्स्ट इनिशियल और कॉम्प्रिहेंसिव, इसमें नाम से पता चल रहा है कि इनिशियल भी है और कंप्लीट भी है। ओके, ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कंप्लीट, टोटल। सो ये कब होता है? ड्यूरिंग एडमिशन ऑफ पेशेंट, जब पेशेंट का एडमिशन होता है, विद इन 1 आवर ऑफ एडमिशन ऑफ पेशेंट डू कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। विद इन 1 आवर में करते हैं ये इनिशियल और कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। देन उसके बाद हेड टू टो होता है, जैसे नाम से ही मैंने बताया आपको कॉम्प्रिहेंसिव, तो कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स कंप्लीट। हेड टू टो, फिजिकल असेसमेंट, डाटा कलेक्ट करना, सिस्टमिक असेसमेंट, देन इनिशियल असेसमेंट फॉर पेशेंट हु आर हीमोडायनामिक स्टेबल और इन वार्ड में। जो पेशेंट हीमोडायनामिकली स्टेबल है, मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो एनीमिक नहीं है पेशेंट, नॉर्मली उसके वाइटल्स ठीक है, तो उस केस में जब पेशेंट अगर वार्ड में है तो उस केस में हम क्या करते हैं? इनिशियल और कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट करते हैं। ओके, देन उसके बाद सेकंड आता है प्रॉब्लम फोकस। इसमें नाम से पता चल रहा है प्रॉब्लम फोकस की पेशेंट की जो भी प्रॉब्लम्स है ना उसको असेस करना। जैसे फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी असेसमेंट करते हैं, पेशेंट से कि ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो रही है, दैट इज़ प्रॉब्लम फोकस। देन उसके बाद थर्ड आता है इमरजेंसी। जैसे इमरजेंसी में पेशेंट आया, हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? एज अर्ली एज पॉसिबल, विद इन 30 मिनट में का असेसमेंट होता है। तो इसमें टू द पॉइंट असेसमेंट करते हैं, पेशेंट का वाइटल्स चेक करते हैं, जीसीएस स्कोर चेक करते हैं, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी, एनवायरनमेंट। ओके, देन उसके बाद आता है टाइम लैप्स। टाइम लैप्स में क्या होता है? टाइम लैप्स मतलब जैसे कि पेशेंट ना पर्टिकुलर एक टाइम के बाद आ रहा है, जैसे कि फॉलोअप के लिए जब पेशेंट आता है तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, लॉन्गर ड्यूरेशन के बाद, जैसे ट्रीटमेंट के बाद जब भी असेसमेंट करते हैं, या फिर डिस्चार्ज के बाद पेशेंट फॉलोअप के लिए आता है, तो उसको हम बोलते हैं टाइम लैप्स। मतलब एक टाइम के बाद में उसका जो भी असेसमेंट हो रहा है, उसकी जो भी ट्रीटमेंट है उसकी इफेक्टिवनेस को देखने के लिए। ओके, सो इनिशियल कॉम्प्रिहेंसिव तो विद इन 1 आवर में हो जाता है, और इमरजेंसी असेसमेंट होता है वो विद इन 30 मिनट्स में। ओके, देन उसके बाद उसके अलावा गाइज एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको। इसमें देखो एक होता है कॉम्स टेस्ट ना। कॉम टेस्ट किसके लिए करते हैं? और कॉम टेस्ट को क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट। कॉम टेस्ट ऑल्सो नोन एज एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट। डिटेल में इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी, जब जो भी जितने भी टेस्ट है ओबीजी का जो इसका टॉपिक आएगा उसमें, तो मैं उसको उसमें बताऊंगी। अभी तो आप ये याद रखो, टू डिटेक्ट एंटी आरबीसी एंटी कोगुलेंट, कि जो भी आरबीसी है ना, एंटी आरबीसी एंटी कोगुलेंट, एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट या फिर कॉम टेस्ट, तो ये किसके लिए करते हैं? एंटी आरबीसी एंटी कोगुलेशन। स्टेज ऑफ अनस्थीसिया की बात करें, देखो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। स्टेज ऑफ अनस्थीसिया, इसमें ना 4 स्टेजेस होती है। 4 स्टेज में जो स्टेज फर्स्ट होती है ना, स्टेज फर्स्ट को हम क्या क्या बोलते हैं? इंडक्शन स्टेज या डिसोरिएंटेशन स्टेज। इंडक्शन स्टेज, डिसोरिएंटेशन स्टेज, कि इसमें हम जो भी पेशेंट का जो एनेस्थीसिया है, लॉस ऑफ वो जो डिसोरिएंटेशन की जो प्रोसेस है वो क्या कर रही है? स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, इंडक्शन स्टेज बोलेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडक्शन एजेंट, जैसे कि मोस्ट कॉमनली जो यूज़ करते हैं वो प्रोपोफोल यूज़ करते हैं। जैसा कि प्रोपोफोल आपको पता है कि वाइट मिल्की अपीयरेंस देखते हैं, आपने देखा होगा।
वाइट मिल्की जो अपीयरेंस होता है वो होता है प्रोपोफोल, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडक्शन एजेंट फॉर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अकर, तो इसमें स्टेज फर्स्ट में क्या करते हैं, इंडक्शन स्टेज या डिसोरिएंटेशन। देन उसके बाद आता है सेकंड स्टेज, सेकंड होती है वो ब्रीफ टाइम के लिए होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर एक्साइटेड स्टेज भी बोलते हैं। तो इसमें लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस लूज हो जाता है, रीगेन ऑटोमेटिकली, रीगेन ऑफ ऑटोमेटिक स्टेबिलिटी, जो स्टेबिलिटी है वो रीगेन हो जाती है ऑटोमेटिकली। सो सेकंड जो स्टेज होती है उसको क्या बोलते हैं, हाइपर एक्साइटेड स्टेज, रीगेन ऑटोमेटिकली स्टेबली। इसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन इरेगुलर हो जाती है, टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, मूवमेंट स्पास्टिक, देन पेशेंट रीगेन ऑटोमेटिक स्टेबिलिटी। इसमें जो भी मूवमेंट है पेशेंट एक तरह से क्या हो जाता है वही एक्टिविटी जो होती है वो सब उसकी क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, रेस्पिरेशन भी इरेगुलर हो जाती है। बट उससे पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होती कि वो रेस्पिरेशन डिप्रेशन में चला जाए, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कर जाए, ऐसा नहीं होता। सो फर्स्ट स्टेज इंडक्शन स्टेज डिसोरिएंटेशन, सेकंड इज हाइपर एक्साइटेड स्टेज, इसमें जो भी ऑटोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो रीगेन हो जाती है, ठीक है। स्टेज थर्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्जिकल स्टेज होती है। सर्जिकल स्टेज में ये आइडियल स्टेज होती है फॉर कोई भी एनेस्थीसिया या सर्जरी के लिए, ओके। जूम कर देती गाइस, एक मिनट। सो देखो जो भी सर्जिकल स्टेज है ना, जो कि मैंने आपको बताया कि आइडियल स्टेज होती है सर्जरी के लिए एनेस्थीसिया की। सो इसमें ना जो सर्जिकल स्टेज होती है ना, जो थर्ड स्टेज, ये इसमें 4 प्लेन होते हैं, इसके 4 प्लेन होते हैं थर्ड स्टेज के भी। तो जो फर्स्ट प्लेन होता है ना, दैट इज इसमें आई रोलिंग, आई जो होती है ना, जो रोल करती है आई, वो क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। देन उसके बाद क्या होता है इसमें, लॉस ऑफ कॉर्नियल एंड लैरेंजियल रिफ्लेक्स, कॉर्नियल जो भी रिफ्लेक्सेस है वो क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। तो फर्स्ट प्लेन में तो जो आई रोल करती है वो क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। देन लैरेंजियल कॉर्नियल लैरेंजियल रिफ्लेक्स है वो क्या हो जाते हैं, वो लॉस हो जाते हैं। देन थर्ड में क्या हो जाता है, पीपल डायलेटेशन एंड लाइट रिफ्लेक्स भी लॉस्ट हो जाता है, ओके। देन फोर्थ में क्या होगा, कंप्लीट इंटरकोस्टल पैरालिसिस टू डायफ्रामेटिक पैरालिसिस, इंटरकोस्टल पैरालिसिस टू डायफ्रामेटिक पैरालिसिस हो जाता है। देन स्टेज फोर्थ में क्या होगा, ड्रग ओवरडोज, रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी सेंटर क्या हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। तो आपको ना सबसे पहले इसमें जो थर्ड जो से फर्स्ट है उसमें क्या ध्यान रखना है, इंडक्शन स्टेज डिसोरिएंटेशन, देन उसके बाद उसमें हम प्रोपोफोल यूज़ करते हैं। सेकंड हाइपर एक्साइटमेंट स्टेज, हाइपर एक्साइटेड में क्या होता है कि जो भी स्टेबिलिटी है वो रीगेन ऑटोमेटिक हो जाती है, उसमें रेस्पिरेशन इरेगुलर हो जाती है, टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, पेशेंट की जो एक्टिविटी है वो स्पास्टिक हो जाती है। देन थर्ड जो होता है वो आइडियल स्टेज होता है, उसमें जो सर्जिकल स्टेज होती है। तो इसमें 4 प्लेन होते हैं। फर्स्ट प्लेन में सबसे पहले क्या होगा, सबसे फर्स्टली होता है आई जो होती है ना रोल करती है वो फिक्स हो जाती है, आई रोलिंग फिक्स होती है। देन उसके बाद जो भी रिफ्लेक्सेस होते हैं, कॉर्नियल लैरेंजियल रिफ्लेक्स, वो क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। थर्ड में प्यूपिल डायलेशन एंड लाइट रिफ्लेक्स क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। फोर्थ में इंटरकोस्टल पैरालिसिस टू डायफ्रामेटिक, फोर्थ में, और स्टेज फोर्थ में ड्रग ओवरडोज, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ओके। देन उसके बाद इसमें ये भी था सर्जिकल ब्लेड जो भी क्या करती है, स्टैब, नाइफ, इंसिशन, ड्रेनेज के काम आती है। तो गाइज ये टॉपिक मैं आपको अलग से बताऊंगी इसके बारे में बट अभी जैसे कि जो ब्लेड 12 है ना उसको आप कैसे याद रख सकते हैं कि ये ऐसे जैसे जो दराती होती है ना, जो गेहूँ फसल काटने के काम आती है उसकी जैसी होती है, ठीक है। देन ये तो 12 हो गई, ब्लेड नंबर 12। देन उसके बाद क्या हो गई, ये जो ऐसे कर्व टाइप से होता है ना, जो ऐसे कर्व टाइप से होता है वो क्या होती है, 10 नंबर होती है, लेकिन यहाँ से ऐसे होती है, यहाँ से सिर्फ ऊपर से इसका ऐसे कर्व होता है। देन उसके बाद जो 11 नंबर की ब्लेड है ना वो आपको इस तरह से मिलेगी, ट्राइंगल टाइप से, और उसके बीच में इस तरह का जो वो रहेगा, स्पेस रहेगा गड्ढा टाइप से, ठीक है। 11 नंबर की जो ब्लेड होती है वो इस तरह की होती है,
11 नंबर की, 12 की तो सबको आपको पता ही है, अलग सबसे अलग से पता चल ही जाता है। 10 नंबर की होती है जो इस तरह की होती है, और जो 15 नंबर की होती है ना उसमें इस तरह के ऐसे यहाँ से ये देखो अलग से रोटेशन सा मिल रहा है। इसमें तो यहाँ ऊपर से है 11 नंबर में, इसमें सिर्फ यहीं से है, 2 है इसमें, तो ये 15 नंबर की है। देखो NG ट्यूब अगर प्लेसमेंट की बात करें तो जो मोस्ट रिलायबल कन्फर्मेटरी होता है वो तो एक्सरे होता है, कॉमन मेथड होता है वो एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट। ओके, सो होप सो गाइज आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। सो अगर आपको किसी और भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए, कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक, वैसे तो हम जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसी पे वीडियो बनाऊंगी मैं, लेकिन आपको भी अगर कोई टॉपिक लग रहा है, किसी टॉपिक के बारे में, प्रोसीजर्स के बारे में आपको अगर जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ओके, थैंक यू, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।